हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट 12th लेवल, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस। इस पब्लिक फाइनेंस में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस। ये पब्लिक फाइनेंस क्या है और इस पब्लिक फाइनेंस में हम क्या इनके फंक्शंस देखते हैं जो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप या डिफाइन में या इलस्ट्रेशन में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आज हम कर रहे हैं इस टॉपिक का इन अ वेरी सिंपल वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ आज हम देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस जो हमारे इस 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो 8th चैप्टर है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस तो इट इज़ कनेक्टेड विथ टू टर्म्स। नंबर वन पब्लिक और दूसरा टर्म क्या है, फाइनेंस। जब हम बात करते हैं पब्लिक तो पब्लिक क्या है, इट इज़ अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ये पूरे इंडिविजुअल का ग्रुप है लिविंग विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में जब हम किसी कलेक्टिव ग्रुप की बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है, फाइनेंस। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो आइदर इनकम या एक्सपेंडिचर, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है वन ऑफ द मैजिकल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे पब्लिक से किस तरह से रेवेन्यू रेज करती है और उसी रेवेन्यू को किस तरह से इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वापस उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यही जब हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस का, तो वो पब्लिक फाइनेंस में हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है जब इस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, यानी जब वो रेज करती है रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन, तो उनमें कौन से प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हम बनाते हैं। और जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम डिसाइड करते हैं कि थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द कलेक्टेड इनकम फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, तो किस तरह से उनके प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, किस तरह से हमें उस एक्सपेंडिचर को प्रॉपर अथॉरिटी से सैंक्शन करके फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए खर्चा करना है, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेवल को अचीव कर पाए। यह हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है जो हम प्लानिंग में सेट करते हैं उसे हम प्रॉपरली अचीव कर पाएँ, उसमें हेल्प करता है ये सबसे बड़ा ब्रांच, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस, जो कितने वर्ड से जुड़ा हुआ बच्चों, दो वर्ड्स, एक पब्लिक दूसरा फाइनेंस। जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल विद इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी यानी एरिया। किसी भी देश में किसी भी एरिया में जब हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं तो वो पब्लिक है, और जब फाइनेंस करते हैं तो आइदर इनकम और एक्सपेंडिचर, दोनों को जब हम देखते हैं उनसे कनेक्टेड हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को स्मूथली एफिशिएंटली कंडक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, ये जो पब्लिक फाइनेंस है, जब हम इस पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो जनरली ये हम इस आज के सेशन में देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस जो है ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच स्ट्रीम है इकोनॉमिक्स की, जो अगेन एक सोशल साइंस है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे जो कंबाइंड यानी हमारे जो कलेक्टिव वांट्स हैं उनको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कैसे हम अपनी इकोनॉमी का वेलफेयर और बढ़ाएंगे, उनका स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट रेज करती है रेवेन्यू, और उस जब रेवेन्यू को रेज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि कैसे रेज किया जाता है। क्योंकि जब हम पब्लिक फाइनेंस की बार बार बात कर रहे हैं बच्चों, तो पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक सोशल साइंस है। इट इज़ रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग फंड्स, हम फंड्स को कैसे रेज करेंगे,
कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू हम लोग फंड्स को कलेक्ट करेंगे, या उसके जब हम टैक्सेशन कोई भी पब्लिक पे हम इम्पोज करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट कैनॉन्स यानी प्रिंसिपल रूल्स फॉर इम्पोजिंग टैक्स। उसके क्या कैनॉन्स हैं, क्या उनके रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो देखेंगे। That is, it is related with the problems of raising fund and their allocation, यानी वही फंड जो हम कलेक्ट करते हैं फिर से हमें एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, यानी सभी हमारे जो पब्लिक हैं उनके वांट्स को कलेक्टिवली सेटिस्फाई करना है। जैसे हमने फंड्स को कलेक्ट किया और उसको हमने रेलवे में इन्वेस्ट किया तो सभी पब्लिक के लिए वो यूज़फुल हो जाएगा। हमने फ्लाईओवर बना लिया तो ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट सॉल्व हो जाएगा, तो वो सभी कलेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। हम डैम बना रहे हैं तो सबको जो है वाटर जो है सर्विसेज मिलेगी, ओके, या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेंगे तो वो भी सबके लिए यूज़फुल हो जाएगी। यानी कोई भी प्रोजेक्ट में हम जब उसी को खर्चा करते हैं, हमने कलेक्ट किया पब्लिक से और उसी में से किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में हमने उसको इन्वेस्ट किया तो वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं और वही आपके कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमने एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, हमने नया एयरपोर्ट बना दिया, हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बना दी रूरल एरियाज़ में ताकि लोगों को एग्रीकल्चर के साथ अल्टरनेटिव जॉब मिले। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट बनाती है, और जब गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाती है तो फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फंड कहाँ से आएगा, जो हमने रेज किया है पब्लिक से थ्रू टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन, यानी नॉन टैक्सेस सोर्सेज भी हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों, सोशल साइंस। It is related with the problem of raising fund, raising यानी collecting funds and their allocation for the collective satisfaction of wants। जब हम public finance पढ़ते हैं तो it is the study of income and expenditure of the government at all level, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, या लोकल बॉडीज़ जो हैं किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर को वो आपस में जो डिवाइडेड होते हैं, उनके पावर, उनके राइट्स, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, इनकम को शेयर करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये 12th में एक आपके लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जबकि पब्लिक फाइनेंस को जब आप आगे जाओगे तो यू विल सी दैट, मैंने पहले ही कहा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस को जब हम देखते हैं तो इट इज़ अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ स्टडी, और उस वास्ट एरिया को मोस्टली आप स्टडी करोगे। अगेन इफ़ आई एम टॉकिंग एट द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम बात करते हैं, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें या पुणे यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें, तो यू विल सी दैट कि यही आपका पब्लिक फाइनेंस आपको SY BCom में एक बहुत ब्रॉडर नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो हम आगे इसको और देखेंगे, अभी तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी एक ट्रेलर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि पब्लिक फाइनेंस आखिर होता क्या है। यू शुड नोट कि पब्लिक फाइनेंस में हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक फॉर्मल या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है विच इज़ क्रिएटेड बाय पीपल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। उनका मेन पर्पस क्या होता है, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स ऑफ पीपल, और उनका परफॉर्मेंस अलग अलग लेवल पे होता है। समटाइम एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल जो टॉप पे है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, यानी हम देखते हैं म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ज़िला परिषद है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समितिज़ हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये सब मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे फंक्शंस को स्मूथली और एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। ओके बच्चों, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। अच्छा, अब हम जब पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं
तो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट किस तरह से इनकम को रेज करेगी, किस तरह से उसे एलोकेट करेगी, कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेगी, ये सब रोल जो है पब्लिक फाइनेंस का, ये हर कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो। ओके बच्चों, तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, एक स्मॉल पैराग्राफ ऑफ 3-4 लाइन्स कि ये क्या है, एक सोशल साइंस। इट इज़ रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर एलोकेशन फॉर द कलेक्टिव वांट्स ऑफ पीपल। अच्छा, इट इज़ द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, that is central level, state government level and at the local bodies level. ये जो है पब्लिक फाइनेंस, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ओके बच्चों, ऐसे स्मॉल में लिखना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस को आप हमेशा, एक कोई भी डेफिनेशन आप लर्न कर लिया करो। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा मैं 2-3 डेफिनेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अब आपको जो डेफिनेशन अच्छा लग रहा है फ्रॉम माय नोट्स, बस उसी एक डेफिनेशन को लर्न कर लो। हर एक को अलग अलग डेफिनेशन, लैंग्वेज जो है वो इजी लगती है एज़ पर देयर ओन पोटेंशियल पावर या कैपेसिटी। तो जो भी अच्छा लगे, हमारा मतलब है एक डेफिनेशन लिखना। तो एक डेफिनेशन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है पब्लिक फाइनेंस का मेन हीरो, दैट इज़ हग डाल्टन। अब डाल्टन का कहना है कि पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड यानी रिलेटेड, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड विथ द एडजस्टमेंट ऑफ वन विथ अनदर। किस तरह से एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ एडजस्टमेंट करके, कोऑर्डिनेट करके काम करता है, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। जैसे सेंट्रल ने स्टेट को सपोर्ट किया, स्टेट ने लोकल को सपोर्ट किया, तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वो हमेशा काम करते हैं ताकि एज़ पर देयर बेस्ट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट लेवल पे हम उन्हें एलोकेट कर सकें। उनका बेनिफिट जो है वो हर एक कॉर्नर तक ऑफ आवर कंट्री तक हम पहुंचा सकें। इसके लिए उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जो मेन टारगेट है कि बेनिफिट हमें सब तक पहुंचाना है। ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं इनका बेनिफिट हर जगह पहुंच सके, इसके लिए गवर्नमेंट का आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी। तो डाल्टन का क्या कहना है, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड यानी रिलेटेड with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with other। किस तरह से वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके रखते हैं, किस तरह से वो अपने जो पावर है आपस में डेलीगेट करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है वो हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस में। ओके, अच्छा, पब्लिक फाइनेंस का दूसरा हीरो है दैट इज़ शिराज फिंडले। अब जो प्रोफेसर फिंडले शिराज है, इसने पब्लिक फाइनेंस के लिए आपको बहुत थियरीज दी हैं जिनका रोल आप आगे चल के बहुत अच्छी तरह से देखने वाले हो कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। किस तरह से वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, गाइड करता है और हमें अपने फंड्स को इफ़िशिएंटली एलोकेट करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो शिराज फिंडले का कहना है पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यानी कैनॉन्स, जब हम देखते हैं रूल्स, दैट इज प्रिंसिपल्स, कैनॉन्स हम बात करते हैं ना जब हम प्रिंसिपल्स की, तो यू विल सी दैट कि कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। कैनॉन्स, CANONS, कैनॉन्स। कैनॉन्स यानी प्रिंसिपल्स, रूल्स हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के कि जब भी हम टैक्सेशन इम्पोज करते हैं, टैक्स पॉलिसी बनाते हैं, तो उसके पीछे क्या रूल्स होने चाहिए, क्या उसके लिए प्रिंसिपल्स होने चाहिए। या हम जब पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम बनाते हैं तो भी वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल्स, कैनॉन्स। क्योंकि जब तक हम प्रॉपरली रूल्स फॉलो नहीं करेंगे
तब तक हम बहुत मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं कर पाएंगे, या उनका मैक्सिमम बेनिफिट जो हमारा मेन टारगेट है कि जो हमें रिसोर्सेज हम इकोनॉमी को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको पहुंचना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स मेनली द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। तो पब्लिक फाइनेंस क्या है अकॉर्डिंग टू फिनले-शिराज, क्या कहता है? पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल। ये हम रूल्स की स्टडी करते हैं, किसके लिए? मेनली फॉर स्पेंडिंग। जब हम खर्चा करेंगे तो क्या क्या रूल फॉलो करना है, रेज करेंगे फंड्स यानी टैक्सेशन के लिए तो क्या रूल फॉलो करना है? बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी बाय द गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, कोई भी आपकी पब्लिक अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो आइदर एक्सपेंडिचर का डिसीजन ले या आपके टैक्सेशन का डिसीजन ले, इनकम का हो या एक्सपेंडिचर साइड हो, ऑन बोथ साइड यू हैव टू फॉलो द कैनॉन्स। आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो यस, एक बार फिर से देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिनले-शिराज, उसका कहना है पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स मेनली बाय स्पेंडिंग यानी खर्चा करना एंड रेजिंग द फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो देखो दो डेफिनेशन है। अब इन दो डेफिनेशन में आपको जो आसान लगे, आइदर ऑफ डाल्टन या ऑफ फिनले-शिराज, जो आपको पसंद हो, आप एक डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर लो। ओके बच्चों, अच्छा थर्ड आता है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, या बहुत सारे केस स्टडी में भी यू विल सी दैट कि इस तरह का कंसेप्ट आपको फाइंड करना है, और अगर वो इस फंक्शन का हिस्सा है तो उस फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। आपको मालूम है ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है कि आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हम छोटा सा केस स्टडी बना देते हैं 2-3 लाइन में, और उसके अंदर हम इस तरह से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि किसी न किसी इकोनॉमिक थियोरी की हम बात करते हैं तो उसको पहचानो मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपने पहचान लिया, 1 मार्क आपकी, और उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो किसी भी अंदाज में, डेफिनेशन बोलो, उसके फीचर्स बोलो, उसके कोई भी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप दे दो, चॉइस इज योर्स, बस हमें बता दो, आपकी 1 मार्क ऑलरेडी यानी 2 मार्क के लिए ऐसे आता है। ओके बच्चों, अच्छा जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, जो गवर्नमेंट है वो एक फॉर्मल हो और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। ये क्रिएटेड है बाय अ पीपल, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। वो बहुत फंक्शंस काम करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमारे इकोनॉमी का मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम है। इस गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं और मेनली हमने उनको डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। फिलहाल 12th लेवल पे हमने उनको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। जब हम ऑब्लिगेटरी की बात करते हैं तो ये कंपल्सरी फंक्शन है जो ईच एंड एवरी गवर्नमेंट, इवन ट्रेडिशनल गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म है। लेकिन आजकल की गवर्नमेंट को हम मोस्टली जब हम बात करते हैं, जब डाल्टन की बात करते हैं जो एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, तो उनका कहना है कि आजकल की गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट्स है, क्योंकि उन्हें बहुत से मॉडर्न फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल हमारी जो इकोनॉमीज़ है वो इंटीग्रेट हो गई है विद द ग्लोबल इकोनॉमी। अब उनकी वहाँ जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हमको भी ऊपर उठना है, तो हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट, उनकी कोऑपरेशन, उनके प्रोग्राम्स, उनके पॉलिसीज़ का होना एज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट। इसके लिए पब्लिक फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। लेकिन कुछ फंक्शंस वो डिपेंड करता है कि आपके इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट होती हैं, आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं, आपके पार्लियामेंट्री जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से सोचते हैं, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर उनका स्टेबिलिटी होगा आपकी इकोनॉमी में तो ऑप्शनल फंक्शन जो है वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और बढ़ाते हैं। तो चलो इनको कैटेगरी में सिर्फ इन शॉर्ट आपको थोड़ा ही करना है। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन,
कंपल्सरी फंक्शन। तो कंपल्सरी फंक्शन में पहला ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, that is to support and protect the country from the external threat। क्योंकि अगर एक्सटर्नल अटैक होता है तो एक्सटर्नल अटैक से हमारे इकोनॉमी में इतना डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए कि हम आसानी से सामने वाले को डिफीट कर पाएँ, और हमारी विक्ट्री जो है वो कंपल्सरी होनी चाहिए। यानी हमारे जो आर्म्स एंड अम्यूनेशंस हैं प्लस हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम जो है, हमारा सिविल फोर्स, नेवी फोर्स, एयर फोर्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना हमने उनको ट्रेंड किया है, इतना हमने उनके ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर किया हुआ है कि फ्रॉम ईच एंड एवरी बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स। हम अपने रेजिडेंट्स को बचा पाएँ फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक। दिस इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। तो पहला फंक्शन क्या है बच्चों? दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। ये हमारा पहला फंक्शन। सेकेंड है मेंटेनिंग द इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को फुल्ली कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, मैनेज करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? गवर्नमेंट की है, जो उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना, हर एक चीज़ को, यानी कहीं पे भी आपके इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योस नहीं होना चाहिए, रॉयट्स नहीं होने चाहिए। यानी हमें बहुत हमारी इकोनॉमी को पीसफुली चलाना है, ग्रो करना है हमारी इकोनॉमी को, हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे 4 फैक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बचाना है। तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइडली हमें डिसेंट्रलाइज भी करना है। तो इसके लिए मेंटेनिंग द इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो, इतना सिस्टम हमारा अच्छा हो कि पब्लिक उसे श्योरली सर्टनली फॉलो करे। और उसके लिए भी आप देखते हो हमारी गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, उस पर आप देखते हो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स रहती है, सिविल कोर्ट रहती है, हाई कोर्ट रहती है, सुप्रीम कोर्ट रहती है, वहाँ जजेस हैं, वहाँ एडवोकेट लॉयर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लरिकल स्टाफ्स हैं, वहाँ पे प्रिजन्स बने हुए हैं, प्रिजन्स के अंदर काफ़ी स्टाफ रहता है। ये सब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का एक हिस्सा है। ये हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट है, उन पे रहता है। यह लॉ एंड ऑर्डर में हम ट्रैफिक को कंट्रोल देखते हैं, उसके लिए हैवी एक्सपेंडिचर हो, कितना गवर्नमेंट का खर्चा रहता है। लेकिन हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर हो, हर चीज़, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर इंकर करती है। तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन ऑब्लिगेटरी। पहला, प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल अटैक। इसके लिए हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन के सिस्टम को एकदम स्ट्रांग बनाना। दूसरा, हमारे इकोनॉमी में टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड जो रहता है, टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी में जो थर्ड ऑब्लिगेटरी फंक्शन माना जाता है गवर्नमेंट को, कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ बेस्ट एफिशिएंट वे हो। क्योंकि जितनी एम्प्लॉयमेंट आप करोगे इकोनॉमी में इन एफिशिएंट वे, इन द बेस्ट वे, उतना इकोनॉमी का आउटपुट, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल जो होगा वो बढ़ेगा। और जब आउटपुट बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी की तरक्की होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा, उसका प्रोग्रेसिव चेंजेस होगा। तो वी विल मूव अपवर्ड, हम ऊपर की डायरेक्शन, यानी जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, हमेशा हम अपवर्ड देखते हैं कि हमेशा कंपटीशन में दूसरों से आगे होना चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट अच्छे होने चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। हम मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ डील करें, हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमेशा ज़्यादा हो, हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा ज़्यादा हो, हमारे जो फैक्टर्स ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट लेवल ज़्यादा हो, ये हम सब चाहते हैं। इसके लिए टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ द थर्ड ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हमारे रिसोर्सेज इन अ बेस्ट वे एम्प्लॉयड होंगे,
यानी अलग अलग डायरेक्शन में हम उन्हें यूज़ करेंगे, उन्हें बिज़ी करेंगे, उन्हें इंगेज करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और हर कोई एज़ पर देयर ओन टैलेंट, एज़ पर देयर ओन एजुकेशन, एज़ पर देयर ओन स्किल एंड एक्सपर्टीज दे विल ट्राई टू एम्प्लॉय इन द डिफरेंट रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आउटकम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट है टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब देखो, हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो हमारे एफर्ट्स क्या होते हैं हमेशा कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, बेरोज़गारी नहीं रहेगी, जैसे हमने 11th में चैप्टर्स देखे हैं बच्चों, पॉवर्टी का प्रॉब्लम देखा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देखा, ये दोनों प्रॉब्लम इतने कनेक्टेड रहते हैं। तो हमेशा हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे और दूसरी तरफ पॉपुलेशन की ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये थर्ड ऑब्लिगेटरी फंक्शन से उसने करके दिखाया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जब ये हमारा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी विल बी रिड्यूस, क्योंकि वंस यू एम्प्लॉयड मीन्स यू आर अर्निंग। जब आप अर्न कर रहे हो तो पॉवर्टी नहीं है, आप अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन। ये 5 बेसिक नीड्स तो एनी हाउ चाहिए, ये हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब ये ऐसा होता है तो जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे देश का, हमारी पब्लिक फाइनेंस का, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे सिस्टम का ऑब्लिगेटरी फंक्शन रहता है टू रिड्यूस पॉवर्टी का प्रॉब्लम। गरीबी घटाओ, हमें कम करनी है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ दो, क्योंकि अगर हम सपोज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ दो। जैसे आप देखते हो कि स्टार्टअप इनिशिएटिव्स हमने देखा, प्रोग्राम्स पढ़े हैं बच्चों हमने 11th में, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को उन्होंने फॉलो किया। क्यों? ताकि एम्प्लॉयमेंट बेटर हो, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम हो। और जब पॉवर्टी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं इट विल बी स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। तो ये है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। ओके बच्चों, तो आपको इतना डिटेल में कुछ भी नहीं जाना है बच्चों, आपको सिर्फ हेडिंग ध्यान रखना। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी। कंपल्सरी फंक्शन कौन कौन से हैं, मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, याद हुआ। सेकंड है मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, याद करो, मेरे साथ रिपीट करो। थर्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ टू रिड्यूस द पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। बस ये 4 आपको याद करना है, क्योंकि इसी तरह से आपको पीछे ऑब्जेक्टिव्स जब मैं डिस्कस करूँगी ना इस चैप्टर के, यू विल सी दैट ये आपको ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके बच्चों, तो ये जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं ये कंपल्सरी फंक्शन है गवर्नमेंट। दूसरे है ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शन हमारी गवर्नमेंट तब सपोर्टिवली करती है, एक्टिवली करती है, जब उनके पास फंड्स ज़्यादा होते हैं। और जितने फंड्स बढ़ते रहते हैं, जितनी कलेक्शन जो रहती है, इनकम ज़्यादा होती है, उतने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल फंक्शन की तरफ हम ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। जैसे प्रोविज़न ऑफ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशनल सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, उनकी क्वालिटीज़ को बढ़ाना, उनके जो इंस्टीट्यूशनल हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करना, तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़। देन हेल्थ सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल के लिए जो ह्यूमन स्टाफ है वो प्रोवाइड करना, मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि वो भी हेल्थ आपके फैसिलिटीज़ में आ जाता है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस जिसमें हैवी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट तो आप देखते हो अलग अलग स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर दे विल ट्राई टू ओपन द न्यू
मेडिकल कॉलेजेस इन देयर स्टेट, ताकि वहाँ के बच्चों को हर तरह की एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिले। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, टेक्निकल कॉलेजेस हों, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को स्ट्रांग बढ़ाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्किल में डेवलप्ड हो जाती है। एंड वंस वी आर स्किल्ड, वंस वी आर टैलेंटेड, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ भी बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और प्लस हेल्थ सर्विसेज, जितनी इनकम ज़्यादा होती है उतने हमारे हेल्थ सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर पाती है। जैसे आपने देखा कोविड के समय हमारी गवर्नमेंट ने कितने हमारे डॉक्टर्स को सपोर्ट किया, वैक्सीनेशन के लिए दिया, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए जो मेडिसिन्स की फैसिलिटीज़ थी, या उनके लिए वेंटिलेटर्स थे, या उनके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर्स था, उनके लिए ऑक्सीजन के प्लांट लगाना, ये भी तो हेल्थ सर्विसेज के हिस्से थे। तो जो जो ज़रूरतें वो समझते हैं, with the change in the time or with the requirement of the health sector, the government will provide it। खर्चा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड भी करती है, तो वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है थर्ड, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। हमारा जो ऑप्शनल फंक्शन है, उस फंक्शन में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को फॉलो करना, ये अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बन गया है हमारे ऑप्शनल फंक्शंस का, क्योंकि जनरली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं दे आर फॉलोइंग वेरियस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। जैसे आप देखते हो ओल्ड एज पेंशन देना, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन प्रोवाइड करना, या सिकनेस बेनिफिट देना, सिकनेस अलाउंसेस देना, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंसेस देना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। आप देखते हो जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रहता है, जो या SC ST या OBC को क्लास में बिलोंग करता है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि हम आपके साथ हैं। If you are a talented one, if you are interested to study hard, तो वो पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं आपको अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग टेक्निकल सेंटर्स में आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आपको पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें डोनेशंस होता है, ओल्ड एज पेंशन होता है, या हम लोग देखते हैं बहुत सारे कॉम्पनसेशन एक्ट होते हैं फॉर द वर्कमैन के लिए, जिसमें हमने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रहता है या सिकनेस बेनिफिट होता है। तो ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है, हमारे पब्लिक को सपोर्ट करती है। तभी हमने कहा ये किसका हिस्सा है, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक क्या है, इट इज़ अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द एनी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। और फाइनेंस क्या है, इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो हमारे ऑप्शनल फंक्शन क्या है, दैट इज़ द बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, और बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लेना, उनके लिए खर्चा करना ताकि हमारी इकोनॉमी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ज़्यादातर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका नाम हमने नेशनल इनकम में भी मैंने बताया था, इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये ट्रांसफ़र पेमेंट है जो मोस्टली हम इकोनॉमी को देते हैं टू इम्प्रूव देयर लाइफ, टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हेन दे आर इन अ नीड, जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हमारे इकोनॉमी के जो नीडी पीपल हैं, जिनको ज़रूरत रहती है, उस समय उनको सपोर्ट करती है। ओके बच्चों, अच्छा फिर लास्ट में मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब ये जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं पब्लिक फाइनेंस के, तो इस पब्लिक फाइनेंस के 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर आपको दिखेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे रिलेटेड हमारी अभी जर्नी स्टार्ट होगी, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इस पब्लिक फाइनेंस में आज तो हमने इंट्रोडक्शन दिया कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, उसके डेफिनेशन और उसके फंक्शन, लेकिन इसके 5 पिलर्स को हम वन बाय वन थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पिलर होगा आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर।
कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से हम करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता जा रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के पीछे क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न है। तो पहला पिलर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। दूसरा पिलर क्या होगा आपका, पब्लिक रेवेन्यू। हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स, क्योंकि ये भी तो एक सेकंड इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारे गवर्नमेंट का, क्योंकि पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हमारा होगा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड पिलर होता है पब्लिक डेप्ट। क्या है, हमने कहा पब्लिक के लिए फाइनेंस, यानी हम खर्चा करते हैं, हम इन्हें इनकम कलेक्ट किया, रेस किया और उसको एलोकेट कर दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल। हमने लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए उनको खर्चा किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू रेवेन्यू, यानी जो हमें टैक्स और नॉन टैक्स से हमने फंड्स कलेक्ट किए उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा डिफरेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ में हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो तीसरा पिलर जो है वो जनरेट हो जाता है, दैट इज़ पब्लिक डेप्ट। डेप्ट यानी पब्लिक से हमने बोरो किए फंड्स, हमने पब्लिक से बोरो किए फंड्स, उनसे हमने लिए और फिर हम आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड विथ इंटरेस्ट उनको वापस कर देंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है पब्लिक डेप्ट को लेना, क्योंकि हमने पब्लिक से ही पैसा लिया, फिर पब्लिक के लिए खर्चा किया और उसमें से जो कमाया फिर कुछ साल के बाद विथ इंटरेस्ट उनको वापस भी कर दिया। तो ये रहता है थर्ड पिलर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दैट इज़ पब्लिक डेप्ट। अच्छा, फोर्थ है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यानी उसको मैं सिंपल टर्म में कहूँ बजट। जब हम बजट की बात करते हैं ना, फिस्कल पॉलिसी की हम बात करते हैं ना, तो इससे रिलेटेड भी हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो फोर्थ पिलर है। क्योंकि हर साल हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। और आप देखते हो कि जब से आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है विद द चेंज इन द गवर्नमेंट, तो हमने देखा है कि जो बजट है उसका अनाउंसमेंट का डेट जो है उन्होंने फिक्स कर दिया, दैट इज़ ऑन 1 फरवरी। अब 1 फरवरी को दे विल अनाउंस द बजट, और वो बजट जो है दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। दिस इज़ द प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपके इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होंगे, कैसे खर्चा होगा, किस तरह से प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, किस तरह से रेलवे की बजट होगी, किस तरह से आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, ये सब एक यूनियन बजट में आपके पार्लियामेंट में अनाउंस किया जाता है। तो ये हमारा चौथा मजबूत पिलर, that is fiscal policy of public finance, very very important। और लास्ट है financial administration, ये फिफ्थ पिलर माना जाता है पब्लिक फाइनेंस का। जब हम बोलते हैं कि हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चा करना है, तो एज़ पर प्रिंसिपल्स, एज़ पर कैनॉन हमें खर्चा करना है। हमें पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो भी एज़ पर प्रिंसिपल, हमें कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन फॉलो करना है। हम जब पब्लिक से डेप्ट लेंगे तो भी समथिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फिस्कल पॉलिसी को हमेशा एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, प्रिपेयर करता है। तो इन सब का हिसाब किताब रखना है, इसके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इनका हिसाब किताब रखेगी। यानी पूरे इन चारों आपके पिलर्स को, कैसे हमने कितना पैसा दिया, किस रूल से दिया, कैसे कलेक्ट किया, कहाँ से किया, कितनी डायरेक्ट टैक्स, कितनी इनडायरेक्ट टैक्स, फिर किस तरह के प्रोग्राम में खर्चा किया, उससे बेनिफिट कितना हुआ, कितना काम अकम्प्लिश हुआ, कितना और करना है, ये पूरा हिसाब किताब करने के लिए हमारा रहता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारा पूरा हिसाब किताब रखते हैं। तो इसके लिए इसका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर इन चारों को सपोर्ट मिलना जो है वो इजी नहीं है।
क्योंकि इन चारों को हमने कितने फंड्स डाइवर्ट किए, बजट में हमने किस तरह से उनको एलोकेट किया, कितने फंड्स दिए, कितना उन्होंने आउटपुट दिया, कितना वर्क उन्होंने कंप्लीट किया, क्या वो एक्सपेक्टेड टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस किया जाता है, यानी क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी होता है कभी कभी कि आपने अगर सक्सेस किया तो सक्सेस भी वो काउंट करते हैं, लेकिन कभी कभी आप फेल भी हो गए तो टारगेट भाई अचीव क्यों नहीं हुए, कहाँ फेल हो गए, क्यों रिसोर्सेज जो हैं वो आपने प्रॉपरली डाइवर्ट नहीं किया, क्यों यूटिलाइज नहीं किया, तो देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी टू आस्क द क्वेश्चन। तो इसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दे always have a full control over the public expenditure, public revenue, public debt and the fiscal policy. ओके बच्चों, तो ये हम 1 by 1 करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ यही कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस क्या हैं। 2 फंक्शंस, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी में प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम। लेकिन जब हम बोलते हैं ऑप्शनल फंक्शन, तो प्रोविजन फॉर द बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ सर्विसेज हो या प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हो। बस ये थोड़ा ध्यान रख लिया ना, मतलब आप अच्छी तरह से केस स्टडी भी कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव्स भी कर पाओगे। ओके बच्चों, सो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, क्योंकि नोट्स मैंने अपने वेबसाइट में बहुत अच्छी तरह से आपको easy language में लिख के दिया है, so if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.